तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु, विवाह का समय। जातक के विवाह का समय कब होगा और वो जन्म कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली जब हम बनाते हैं और समझते हैं तो जन्म कुंडली में एक चार्ट होता है। इन चार्ट में जितना भी ग्रह बैठा है उन सभी ग्रहों का अपना एक अंश होता है, स्फुट बोलते हैं उसे, है ना। अंश होता है, कला विकला होता है ना। सो वो सब डिस्कस करते हैं आज, और ये हम फाइंड आउट करेंगे विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला से, जिससे ये पता चलेगा कि विवाह का समय आखिर कब होता है जन्म कुंडली के बेसिस पर, मतलब उसके आधार पर। तो अब सबसे पहली बात है कि आप जानते हैं कि ये चार्ट जो होता है, इस चार्ट में ये लग्न स्थान होता है ना। ये लग्न स्थान है। अब ये लग्न स्थान क्या होता है? तो मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय सूर्य आदि के गोचर और उन दिनों के गोचर के बेसिस पर एक जन्म कुंडली बना, और जन्म कुंडली के बनने के बाद सभी ग्रहों का जो जितना डिग्री होता है और जितना कला विकला होता है उसके आधार पर ये बन गया। अब दूसरी बात है कि लग्न के स्वामी को लग्नेश बोलते हैं, है ना। इसी तरह से द्वितीय को द्वितीयस बोलते हैं, तृतीय भाव मतलब ये भाव, तीसरे भाव के, है ना, स्वामी को तृतीयस बोलते हैं। इस तरह से सभी 12 भावों का विचार होता है। तो उसी तरह से हम बात करते हैं कि पहला फार्मूला क्या है आखिर, है ना। नंबर 1 ये है कि पहला कंडीशन है कि अगर लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश कौन है? तो लग्न का स्वामी यहाँ पर लग्नेश कौन सा हो गया? लग्न मतलब यहाँ पर 12 नंबर है, मीन, है ना। तो मीन का स्वामी कौन होता है ना? तो मीन का होता है मतलब 12 नंबर का बृहस्पति, है ना। सो अब ये देखिए कि लग्नेश, है ना, और इन लग्नेश पता चल गया कि आपका बृहस्पति है। उसी तरह से सप्तमेश, सप्तमेश कौन है? तो ये 6 नंबर है ना। सो इस तरह से हम सभी का स्वामी अगर जानते हैं कि मंगल शुक्र बुध चंद्र सूर्य फिर बुध, ये बुध होगा। 6 नंबर का जो स्वामी होता है ये बुध होता है। तो अब इन स्वामी के लिए जो हम बात करने जा रहे हैं इस कुंडली में, तो सभी का अपना एक स्फुट होता है। स्फुट तो हम बात कर रहे हैं, सभी ग्रहों का अपना एक स्फुट होता है, मतलब राशि कला विकला इस तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि आपको दिख जाएगा जन्म कुंडली में। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रह को हम ले रखे हैं। एक तो लग्नेश है जो बृहस्पति है, सप्तमेश है वो बुध हुआ, मतलब 6 नंबर का स्वामी बुध हुआ। अब इन दोनों का स्फुट जानना है। स्फुट मतलब क्या कि जन्म कुंडली के समय में बृहस्पति का क्या स्फुट था। तो अब मान लीजिए हम स्फुट को चलते हैं कि गुरु कहाँ यहाँ बैठा है इस कुंडली में। तो गुरु को आप देखते हैं तो गुरु है ये इस भाव में ही बैठा है, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि इसका स्फुट है 5 से ज़्यादा, मतलब 5वां राशि से ज़्यादा चल रहा है। मतलब 5वां राशि जब 30 डिग्री कंप्लीट किया उसके बाद छठे में चला और वो छठा में चल रहा है। तो राशि तो यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने कि छठे भाव में है। उसी तरह से अब गुरु का जो स्फुट है वो देखते हैं कि कितना इसका, है ना, डिग्री और कला और विकला है। तो ये 3 डिग्री मान लीजिए 0 कला, है ना, इसको ऐसे मिनट करते हैं और इसको सेकंड कर दें विकला, है ना, ऐसे डबल पाई। तो ये क्या होता है कि 3 डिग्री 0 कला और ये 17 विकला, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसी तरह से हम बुध को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लीजिए ये 17 डिग्री पर बुध था, 13 और 29, राइट। सो ये डिग्री है, ये कला है, ये विकला है। मतलब ऐसे समझिए आप कि इसको हम लोगों ने देख लिया, और इसी तरह से हम सभी कुंडली में सभी ग्रहों के डिग्री को देख सकते हैं, वो चार्ट में होता है अवेलेबल। तो अब चलिए ये जो हम लोगों का कैलकुलेशन है कि विवाह का समय कब होगा, सो उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि लग्नेश और सप्तमेश दोनों के स्फुट को जोड़ देते हैं हम, है ना। तो अगर मान लीजिए ये जोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये कला और विकला 60-60 का होता है ना, और ये 30 होता है। तो मान लीजिए कि ये क्या होगा कि इधर से कंडीशन, मतलब कंडीशन ये है इसका जोड़ने का कि हम पहले कला तरफ से विकला तरफ से ही जोड़ेंगे, और विकला को ये कंप्लीट करेंगे 60 और फिर ये 30, राइट। सो अब ये चलिए कि इसको जोड़ते हैं हम तो कितना होता है ये देखिए। अब चलिए तो हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद ये 46 हुआ, ये 13 हुआ और ये 20 हुआ। सो ये अब हो गया क्या कि 20 डिग्री 13 कला और 46 विकला, 46 ये हो गया विकला। सो अब ये समझ लीजिए कि इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बृहस्पति था ये 12वें घर में है,
तो मतलब 11 से ज़्यादा था तो 12वें घर में आया। और उसी तरह से ये छठे घर में था गुरु, तो ये 6 से मतलब 5 से ज़्यादा आ गया तो छठे में आ गया। तो 12 6 18 है ना, 12 और प्लस 6 18, ये तो ऑलरेडी उसको मिला। तो क्या होता है कि 12 से डिवाइड करने के बाद है ना, ये 12वां भाव को हम ऐड कर देते हैं प्लस 6 राशि को, मतलब 12 वाला राशि को और 6 वाला राशि को दोनों को ऐड कर दिए तो 12 और ये 6 18 हो गया। 18 ये हो गया राशि, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 12 से तो बचा क्या 6। अब 6 बचेगा ये, तो 6 राशि हो गया और प्लस यही 20 डिग्री हुआ, राइट। ये कंडीशन हुआ कि लग्नेश को हम जोड़ लिए है ना, और सप्तमेश को जोड़ लिए, दोनों को स्फुट जोड़ने के बाद अब इससे क्या होता है कि कोई राशि आता है, जो कि ये राशि आया, कितना आया 6 और 20 डिग्री और 13 कला और ये इतना भी कला। सो इसका मतलब क्या कि 6 से आगे जाने का मतलब है कि 7वां घर, मतलब ये वाला घर है ना, यहाँ पर ये दोनों का जोड़ने के बाद ये पहुँचता है। अब कहना ये है कि उस राशि में तो ये टोटल कितना हुआ 6 है ना, और 6 राशि हुआ, और ये टोटल जो आइडेंटिफाई किए हैं 20 डिग्री और 13 कला और 46 विकला, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 राशि से आगे है, मतलब अगर 1 डिग्री भी होता है तो 6 राशि के बाद दूसरा जो पहला डिग्री होगा वो चला जाएगा 7वेंथ भाव में, मतलब 7वेंथ राशि में। तो ये जो 7वेंथ राशि गया, मतलब सॉरी ये 7वेंथ राशि है, राइट। 7वेंथ राशि का मतलब इस भाव में आ गया, राइट। अब करना क्या होता है कि जब जब बृहस्पति का गोचर चलेगा उन समय में, जब उसके शादी का टाइम होगा और उसी राशि में जब मतलब 7वां वाला राशि में मतलब तुला में जब आएगा बृहस्पति का गोचर, तो उस समय जातक का विवाह संभव होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ऐसा योग अनेक बार आएगा, इसलिए देश काल और समाज के बातों पर ध्यान देकर विचार करना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1 था। अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। इस तरह से बहुत सारा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब दूसरा मेथड क्या है कि जन्म समय का चंद्रमा। अब जन्म जो हुआ था उस समय चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है। अब कहता है कि जन्म समय का चंद्रमा जिस राशि में है, तो चंद्रमा अगर देखिए जन्म समय का तो किस राशि में है, 5 नंबर में। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि में है। तो जब सिंह राशि में है तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि जिस राशि में है चंद्रमा वहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब उसके स्वामी को अष्टमेश के स्फुट से जोड़ता है, मतलब इसका जो स्वामी होगा वो कौन होगा, वो रवि होगा, है ना। रवि मतलब सूर्य, चलिए सूर्य ही लिखते हैं इसको, ठीक है जी। सूर्य का स्फुट और प्लस किसका स्फुट, तो अष्टमेश के स्फुट से जोड़ते हैं, प्लस इसको क्या करते हैं, तो 8th भाव में कौन है, अष्टमेश। अष्टमेश ये इसमें तुला है ना, तो तुला का कौन हो जाएगा, ये शुक्र होगा, है ना। तो अब देखिए कि इन दोनों को कैसे करेंगे, तो सूर्य के स्फुट को है ना, इसके स्फुट, स्फुट मतलब आप समझ गए कि ये वाला जो है ये इसी को बोलते हैं स्फुट, और ये शुक्र के है ना, सूर्य को और शुक्र के दोनों स्फुट को जोड़ देंगे और वो जितना आता है तो ये हम लोग योग मतलब योगफल प्राप्त करते हैं। तो उस योगफल वाली राशि में जब गोचर का बृहस्पति आएगा, है ना, बृहस्पति का गोचर आएगा, तो गोचर का देखिए प्रभाव दोनों तरफ से, फॉर्मूला नंबर 1 में भी और इसमें भी आ रहा है कि बृहस्पति का जब गोचर आएगा तो उस समय विवाह, जातक का विवाह होने का संभावना होगा। इसी तरह से तीसरा फार्मूला भी हम डिस्कस करते हैं, मतलब सप्तमेश जिस राशि और नवांश में हो। अब देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए एक नवांश कुंडली भी हम बनाते हैं और वो नवांश मतलब बना सकते थे। तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ ये देखिए कि 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश, यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं अगर 7वें भाव का स्वामी तो कौन होगा, मतलब अभी हम देखे थे कौन होगा, तो बुध होगा। तो चलिए जी बुध हो गया। दूसरा क्या है कि नवांश में क्या है, तो नवांश प्लस नवांश में जाते हैं। नवांश में अगर हम जाते हैं और मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिया कि नवांश में आखिर क्या है पोजीशन, है ना, तो सप्तमेश जिस राशि में है और नवांश, सप्तमेश जिस राशि में और नवांश में हो। तो अब ये देखिए कि सप्तमेश बुध नवांश में कहाँ है, तो मान लीजिए ये नवांश में मिथुन में है, 3रा नंबर में है, राइट। सो यही है कि सप्तमेश जिस राशि
और नवांश में हो, जिस राशि में आप समझ गए, है ना। सप्तमेश ये बुध किस में है, तो सप्तम भाव में ही है, राइट। और जिस राशि में है वो आपको पकड़ में आ गया। उसके बाद जिस राशि नवांश में है तो नवांश भी मिथुन में आ गया। उन दोनों के स्वामी में से जो बली हो, मतलब क्या हुआ कि मिथुन में भी कौन सा होगा, मेघवृक्ष मिथुन, मतलब मंगल शुक्र बुध। तो देखिए ये बुध है, राइट। और ये भी सप्तमेश में भी यही आया, बुध ही आया। तो अब क्या है कि ये भी बुध और ये भी बुध, तो दोनों में दो अगर होता तभी ना, दोनों में बुध ही आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि वो पोजीशन आप देखना है कि बुध का क्या पोजीशन है। तो बुध में बली भी होना चाहिए, तो बुध यहाँ पर देखिए बली भी है, राइट। सो बुध का बली होना ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे है कि इन दोनों का अगर होता हो अलग अलग ग्रह, तो उन दोनों में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बली है ना। मान लीजिए सप्तमेश बुध नहीं कुछ और होता, और उसी तरह से नवांश में ये जो है ना कोई और होता। तो ये देखने का मतलब यही हुआ कि अगर मान लीजिए उन दोनों का स्वामी में जो बली है, तो उसी दशा काल में जब गोचर किसका आएगा, तो बृहस्पति का आएगा। बृहस्पति का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है महत्व, गोचर, है ना। तो ये गोचर जो बृहस्पति का आता है, और सप्तमेश जिस राशि में त्रिकोण में जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि मान लीजिए एक तो आ गया कि उसके दशा काल में जब गोचर बृहस्पति का आया, राइट। दूसरा ये भी कंडीशन कि सप्तमेश स्थित राशि के सप्तमेश, अब ये देखिए सप्तमेश कहाँ है, यही है ना। तो सप्तमेश स्थित राशि के त्रिकोण में जाता है। तो अब मान लीजिए कि ये जो सप्तमेश है इस भाव में बैठा है, अब इसका त्रिकोण कौन होगा। तो त्रिकोण आप जानते हैं कि 5वां और 9वां भाव होता है ना। तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे 5वां, तो 1 2 3 4 5, मतलब एक ये हो गया, 5 के बाद 6 7 8 9, मतलब एक ये हो गया, राइट। सो 2 त्रिकोण, इसका मतलब सप्तम भाव का दूसरा मतलब 2 भाव जो होता है वो त्रिकोण होता है, पंचम और नवम भाव। तो अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जब बृहस्पति, है ना, बृहस्पति का इस पर भी गोचर हो, है ना, तो इन राशि पर या इन राशि पर, तो भी क्या होगा कि वो विवाह का मतलब टाइम बताता है, संभव होता है। उसी तरह से इसका मतलब यह हुआ कि पहला सप्तमेश जानना होगा, और तब यह देखना होगा कि सप्तमेश किस राशि में बैठा है और उसका स्वामी कौन है। दूसरी बात यह देखनी होगी कि सप्तमेश किस नवांश में है और उसका स्वामी कौन है। जब ये दोनों ग्रह मिल जाए तो देखना होगा कि उनमें से कौन बली है, राइट। और वही बलि ग्रह की दशा में विवाह होना संभव होता है। तो दशा का भी महत्व बहुत होता है। यदि उन दोनों नियमों में मान लीजिए कि दोनों ग्रह एक ही हो, जैसे ये अभी हम लोग देख लिया कि बुध एक ही है, तो बलाबल का कोई झंझट तो रहेगा नहीं कि कौन बली है कौन बली नहीं है। तो क्या होगा कि गोचर के बृहस्पति को मतलब ऐसे ही देखना होगा कि सप्तमेश जिस राशि का हो, सप्तमेश जिस राशि का हो उस राशि से त्रिकोण में, मतलब समझ गया 5वां और 9वां, तो है ना, जब बृहस्पति जाता है तब वह समय, यदि मतलब ये सब पूरे आंकड़ा के हिसाब से ऐसा कुछ दशा या अंतरदशा में आता है, तो दशा अंतरदशा में शादी संभव होने का एक विधि, महत्वपूर्ण विधि होता है। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला में हम चलते हैं, फोर्थ, कि एक विधि ये भी है कि शुक्र और चंद्रमा में जो बलि हो, उसी बलि ग्रह की महादशा में जब बृहस्पति का गोचर होता है तो वह समय भी विवाह का होता है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि मान लीजिए कि शुक्र और चंद्रमा में को देखें कि कौन बलि है ना। तो ये देखिए कि शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा है, राइट, अष्टम भाव में है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो चंद्रमा को अगर हम ढूंढने चलें तो ये छठे हैं। तो मतलब क्या है कि 6 भी उतना अच्छा भाव नहीं होता है और 7 भी उतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या देखेंगे, और भी डिफरेंट टाइप का विचार करेंगे। एक उच्च नीच, फिर उसका बलाबल, है ना, उसका जो भी है स्वगृही होना, ये सब भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोजीशन है शुक्र का, वो क्या है, स्वगृही है। तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि चलो ये है ना स्वगृही होने से ऐसा हो रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि ये स्वगृही हो, है ना, या फिर क्या है उच्च का हो, है ना, नीच भी नहीं है।
तो ऐसे डायरेक्टली हम देखते हैं कि शुक्र है यहाँ पर, जो शुक्र ज़्यादा प्रभावशाली है। तो वैसे कंडीशन में क्या होना है कि ये विधि लागू होगा कि शुक्र और चंद्रमा में जो बली है वो आइडेंटिफाई कर लिए। फिर वैसे ग्रह की महादशा में जब बृहस्पति का गोचर आएगा, है ना, जैसे मान लीजिए कि शुक्र का महादशा चलेगा, है ना, तो शुक्र जो बली है, शुक्र क्या हुआ, बली हुआ, और बली में इसका जब शुक्र का महादशा आएगा, राइट, महादशा जब आएगा तो क्या होगा, उसी समय बृहस्पति का भी अंतर्दशा आएगा, या मान लीजिए कि बृहस्पति शुक्र के महादशा या अंतर्दशा भी हो सकता है, उसमें बृहस्पति का प्रत्यंतर दशा आ सकता है। तो ऐसे टाइम में भी ये देखा जाता है कि जब मान लीजिए बृहस्पति का गोचर भी हो, है ना, तो गोचर यहाँ पर देखना होगा कि ऐसे टाइम में महादशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के टाइम में बृहस्पति का जब गोचर भी आता है तो वो ये बताता है कि शादी का योग और समय होता है। उसी तरह से नेक्स्ट नियम ये भी है कि एक तो आप जानिए कि फलदीपिका एक ज्योतिष का बड़ा ही महत्वपूर्ण मतलब पुस्तक है ना, तो ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप लोगों को भी पता हो, फलदीपिका इसका नाम है। तो उसके अनुसार जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में से, ज्योतिष शास्त्रों में से ऐसा भी है कि जब लग्नेश गोचर के अनुसार सप्तम अस्थित राशि में जाता है ना, तो सप्तम में स्थित राशि कौन कौन है, यहाँ पर देखिए गुरु है, बुध है, सूर्य है, राइट। सो ये जब लग्नेश का मतलब कौन सा है, ये बृहस्पति, ठीक है। अब कहता है कि बृहस्पति जब गोचर के अनुसार सप्तम राशि में जाता है ना, तो सप्तम राशि में जाएगा तो वो भी एक समय हुआ कि कन्या राशि में जब जाएगा तो भी इसका प्रभाव होता है। जब गोचर का शुक्र, जैसे शुक्र भी है कि मान लीजिए उसका अपना गोचर होता है, तो शुक्र का गोचर या फिर सप्तमेश, फिर लग्नेश के नवांश से त्रिकोण में जब जाता है, या फिर तीसरा उसमें और भी कंडीशन ये भी हो सकता है कि सप्तम अस्त जो ग्रह है या फिर सप्तम पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा में भी विवाह संभव होता है। तो अब चलिए यहाँ पर भी ये भी ढूंढा जा सकता है कि सप्तम पर और भी कोई ग्रह का दृष्टि है क्या। तो जैसे देखिए शनि का होगा क्या, तो शनि का 3, 7 और 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुआ, 8 9 है ना, तो 9 भी नवम दृष्टि भी नहीं हुआ, दशम होता है ना। सो इस तरह से देखिए कि अगर किसी का पड़ रहा है तो 1 2 3 4 है ना, मंगल का पड़ रहा है दृष्टि, तो इस तरह से दृष्टि का भी ध्यान रखना होता है कि सप्तमस्थ जो भी ग्रह है और सप्तम पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा में भी विवाह संभव होता है। तो ये है कि सप्तम में ये 3 ग्रह और प्लस इस पर जो दृष्टि डालने वाला कोई भी अन्य ग्रह है, जैसे मान लीजिए मंगल का चतुर्थ भाव दृष्टि। सो इस तरह से भी आइडेंटिफाई होता है, इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऐसे दशा में बनने का प्रावधान होता है। फिर आगे हम बात करें, एक बड़ा ही और भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो तो सप्तमेश की दशा या अंतर्दशा में विवाह संभव होता है। अब मान लीजिए सप्तमेश ये बुध है, बुध कहाँ बैठा है, यहाँ है, लेकिन नहीं, ये बोलता है कि जब सप्तमेश, यहाँ पर सप्तमेश कौन है, तो बुध है, राइट। अब बुध है और प्लस ये मान लीजिए कि एक शुक्र के साथ भी बैठा हो, ये मतलब विभिन्न प्रकार का ऐसा विचार होता है जो दूसरा मेथड है। तो सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो तो सप्तमेश की दशा में या अंतर्दशा में विवाह संभव है। यदि वह किसी कारण से असंभव पड़ता हो तो द्वितीयेश जिस राशि में बैठा हो, द्वितीयेश का मतलब कौन सा है, यहाँ पर मंगल, द्वितीयेश जिस राशि में बैठा हो, ये अब आइडेंटिफाई करेंगे कि एक तरह से नहीं हुआ तो दूसरी तरह से है। यदि वह किसी कारण से असंभव हो, पहला वाला नियम, तो द्वितीयेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में विवाह संभव कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये मंगल है, मंगल किस राशि में है, तो ये मिथुन वाले राशि में है ना। अब मिथुन का स्वामी कौन सा है, तो बुध है। तो देखिए इस जातक का बड़ा बुध का बहुत सारा प्रभाव आ रहा है, अलग अलग मेथड से भी आ रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में भी बुध की बात आई, तो बुध के है ना टाइम में ये भी हो सकता है कि ऐसे बुध का दशा, महादशा, अंतर्दशा है ना में शादी होना संभव हो सकता है। फिर क्या है कि यदि यह भी किसी कारण से असंभव होता है तो क्या होता है कि दशमेश और नवमेश की दशा
या अंतर्दशा में भी विवाह होना संभव हो सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर दशम क्या है, दशम बृहस्पति है ना, बृहस्पति है दशम, और दूसरा नवमेश। नवमेश कौन सा है, तो मंगल है ना, तो मंगल है नवमेश। तो मतलब ये नाइन्थ भाव का स्वामी और ये 10th भाव का स्वामी। ऐसे कंडीशन में ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ऐसा, मतलब ये सब मेथड में से एक ये भी मेथड अगर आता है तो ऐसे टाइम में भी शादी होने का संभावना होता है। और फिर आगे यदि यह भी मान लीजिए किसी तरह से असंभव हो, तो सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा हो या सप्तम स्थान में जो ग्रह बैठा हो, उन ग्रहों के दशांतर दशा में भी विवाह होना संभव कहा गया है। तो सप्तमेश कौन है यहाँ पर, बुध है। अब बुध के साथ कौन बैठा है, तो ये गुरु भी है, सूर्य भी है ना। तो ऐसे कहिए कि सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा है या फिर सप्तम स्थान में जो बैठा है, तो ये मतलब सप्तम में ये तीनों है ना, और सप्तमेश भी कौन है, बुध है, और बुध भी इसी में बैठा है। तो अब देखिए आइडेंटिफाई करना इजी हो रहा है कि इन सभी ग्रहों में से किसी का भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जब आएगा तो यह भी संभव हो सकता है कि वो दशा अंतर्दशा के विषय वस्तु को जानते हुए भी हम लोग विचार कर सकते हैं इसका। और गहन रूप से विचार करने का मतलब यही है कि डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला आपको पता हो और उन सभी फॉर्मूला को डिस्कस करना और एक्सप्लेन करना इस तरह से संभव होता है, और उसके बेसिस पर ही करना चाहिए। अब नेक्स्ट नियम ये है कि मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा और लग्न से सप्तम के जो स्वामी है उसकी दशा में भी विवाह होना संभव होता है। तो शुक्र को आप आइडेंटिफाई करते हैं, है ना जी, उसके बाद चंद्रमा को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और सप्तम भाव का जो स्वामी है, जैसे यहाँ पर इस कुंडली में इस जातक के लिए बुध है ना, तो ये तीनों कंडीशन आ गया। अब क्या है कि इन तीनों कंडीशन की दशा में भी विवाह होना संभव होता है। तो इस तरह से जन्म कुंडली को देख करके, डिस्कस करके भी और हम मतलब आगे बढ़ते चल सकते हैं और ये अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइम। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 नियम को डिस्कस किया है। अभी बहुत सारा नियम और भी है, और भी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सीरीज और भी बनाएंगे। और इस तरह से आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। और आप लोग अगर आप चाहते हैं कुछ विचार करवाना, तो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब आप भेजते हैं, हम फ्री में, है ना, क्या करते हैं, विचार करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। बस शर्त यही है कि आपका नंबर जब आता है तो हम कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग। और आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।